सबसे पहले हम सभी महिला व पुरुष जो यहाँ एकत्रित हुए हैं, माता सावित्रीबाई फुले के चरणों में नमन करते हैं। आदरणीय महिलाएं जो भी बड़ी छोटी हैं और बुजुर्ग पुरुष, सभी को मेरी तरफ से माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन की बधाई। आज के दिन ही 3 जनवरी 1831 को माता सावित्रीबाई फुले का जन्म महाराष्ट्र के सतारा जिले के नया गांव में हुआ और उनकी शादी 9-10 साल में ही उनके पति ज्योतिराव फुले जी के साथ हो गई। जब ये सारी घटनाएं हो रही थी, उस समय हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था और अंग्रेजी हुकूमत थी, लेकिन फिर भी उन्होंने हमें कहीं ना कहीं शिक्षा का अधिकार दे दिया। लॉर्ड मेकाले ने अपनी शिक्षा नीति के द्वारा सभी को पढ़ने और पढ़ाने का अवसर प्रदान किया, तो उसी के तहत सावित्रीबाई फुले ने भी अनपढ़ होते हुए अपने पति से पढ़ने की जिद की और उनके पति ने उनको पढ़ाना शुरू किया। उन्होंने जिज्ञासा जाहिर की कि मैं भी पढ़ना चाहती हूँ और पति ने उनका पूरा सहयोग दिया। और ज्योतिराव फुले जी के बारे में आप जानते ही हो कि वो माली समाज में जन्मे एक महान समाज सुधारक थे। उन्होंने भारत के इतिहास से वो चीजें निकाली जो अभी तक हमारे देश के बहुजन अनभिज्ञ थे कि भारत का क्या इतिहास है, भारत में क्या ऐसी चीजें थी जिससे भारत इतनी विभिन्न जातियों में बांटा गया और एक दूसरे से इतना छुआछूत और नफरत का जहर घोला गया। इन सब की गहराई से ज्योतिबा फुले ने जानकारी ली, अध्ययन किया बहुत सारी पुस्तकों का और उन सबको पढ़ के उन्होंने 1873 में एक सत्यशोधक समाज का भी गठन किया था। और सावित्रीबाई फुले ने उनकी जो लगन थी समाज के प्रति, उसी को देखते हुए पढ़ने की जिद की और उनको उन्होंने पढ़ाया। और पढ़ते पढ़ते सावित्रीबाई फुले ने कहा कि ज्ञान में तो हमें बहुत कुछ सिखाया, लेकिन जो हमारे देश की महिलाएं हैं वो पढ़ भी गए, उनको तो पढ़ने का अधिकार ही नहीं है, उनको तो पैर की जुत्ती समझा जाता है, घर से बाहर उनको निकलने नहीं दिया जाता। एक जाति नहीं, सभी जातियों के लिए था ये। महिलाओं के लिए पढ़ना एक अभिशाप था कि महिलाएं पढ़ जाएगी तो हमारा जो समाज में क्या है अपवित्र हो जाएगा, यानी कि अपुण्य हो जाएगा काम। महिलाओं को पढ़ने का कोई अधिकार ही नहीं था। सावित्रीबाई पहली महिला शिक्षिका बनी। उन्होंने पढ़ने की कवायद शुरू की और जिद की कि मैं महिलाओं को भी पढ़ाऊंगी, मैं शिक्षित करूंगी। और इसलिए उन्होंने देश में पहला बालिका विद्यालय 1848 में भिड़े में खोला और उसमें महिलाओं को पढ़ाना शुरू किया। लड़कियों को, विभिन्न लड़कियों को, महिलाओं को ले जाने लगी अपने साथ और 8-10 महिलाओं का शुरू में उसने एडमिशन किया और पढ़ाना शुरू किया। लेकिन जब वो जाती थी तो उसके साथ बहुत ही अनैतिक दुर्व्यवहार व्यवहार भी होता था स्वर्ण कास्ट के लोगों के द्वारा कि ये तो समाज को पट भ्रमित कर रही है और महिलाओं ने उसके विरोध खड़ा कर दिया। महिला की दुश्मन हो गई। कैसे हो गई कि ये तो सबको बिगाड़ेगी। अब तक महिलाएं तो घर से बाहर ही नहीं निकलती थी, ये क्या करेगी पढ़ा के, ये तो इनको सबको बिगाड़ेगी, बर्बाद करेगी, समाज को भ्रष्ट कर
और जब वो जाती थी तो बेचारी 2 साड़ी अपने बैग में डाल के जाती थी थैले में। एक बाजार के बगल में पड़ती थी, क्यों बगल में पड़ती थी? उसके ऊपर कंकड़ पत्थर मल मूत्र सब कुछ उसके ऊपर फेंका जाता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। स्कूल में जाके वो फिर बदल लेती थी और आते टाइम उसके साथ यही प्रक्रिया फिर से दोहराई जाती और आते वो अपनी दोनों साड़ियों को धोती। लेकिन उस महिला में इतनी ताकत थी, इतनी शक्ति थी कि उसने हार नहीं मानी और करते करते उसने 1848 से 52 तक 18 विद्यालय बालिकाओं के लिए खोले और इसी के साथ साथ यही नहीं किया, विधवाओं का पुनर्विवाह के लिए भी काम किया कि विधवा औरत को उस समय दर्शन भी करना उनका पाप माना जाता था, बाल मुंडवा दिए जाते थे और उसका मतलब समाज से एक तरह से उसको बहिष्कार कर दिया जाता था। उनके लिए भी उन्होंने वो जगह बनाई कि विधवा महिलाएं यहाँ रहेगी और विधवा का पुनर्विवाह भी शुरू किया और बालिका वध पर भी उन्होंने काम किया कि आगे बालिकाओं को नहीं मारा जाए। इस तरह भी समाज में जागृति फैलाई और आखिर में उनकी मृत्यु हो जाती है पेट के रोगियों की सेवा करते करते। परंतु हमें शिक्षा लेनी चाहिए कि उस समय जब परिस्थितियां इतनी खराब थी, जब माली समाज की यानी कि वो शूद्र वर्ग में आते हैं, चौथा वर्ग जो है उसको बाहर निकलने तक की इजाजत नहीं थी, फिर भी उस महिला ने पढ़ के और समाज में नई चेतना दी कि महिलाएं भी पढ़ सकती हैं और वो पहली प्रथम महिला शिक्षिका बनी। और हम सरकार से बार बार ये निवेदन भी होता है कि उन्हीं का जो जन्मदिन है वो शिक्षक दिवस के रूप में या शिक्षिका दिवस के रूप में मनाया जाए। और ये तो आप सबको पता ही है कि सरकार किस प्रकार की है, मनुवादी सरकार है, वो चाहती नहीं है कि भाई शिक्षा में सभी इस तरह की जागृति को हम आगे बढ़ा देंगे तो फिर इन लोगों को अपने असली इतिहास का पता चल जाएगा और इसी से वो थोड़ा इस तरह की चीजों को आगे नहीं बढ़ाते। तो हमें यहाँ बैठे हुए प्रेरणा लेनी चाहिए और एक दृढ़ संकल्प भी होना चाहिए कि जिस समाज में महिलाएं आगे आई, महिलाओं का आगे आना बहुत जरूरी है। यदि महिलाएं साक्षर नहीं होगी, शिक्षित नहीं होगी, संगठित नहीं होगी तो फिर हमारा समाज और देश कभी भी आगे नहीं बढ़ सकता। तो महिलाओं की अच्छी भूमिका होनी चाहिए और महिलाओं को अपने समाज का इतिहास की जानकारी भी होनी चाहिए ताकि वो अपने बच्चों में जो आने वाली पीढ़ियां हैं उनके अंदर फैली हुई अंधविश्वास, कुरीतियां इन सबको दूर करें और अपने बहुजन जो है उनकी जीवन गाथा को सुनकर पढ़कर आगे वो विचारधारा आगे बढ़ाए। और हाल ही में जो देश का परिदृश्य है उसमें तो हमें बहुत ही संगठित होकर अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ने के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। आने वाले वर्ष बड़े चुनौतीपूर्ण हैं और उन चुनौतियों को हमने सहन करना पड़ेगा। क्या होगा आने वाला समय बताएगा, लेकिन उसके लिए हमें जागरूक संगठित रहना पड़ेगा क्योंकि हमने तो जन्म ही संघर्ष के लिए लिया है, तो संघर्ष ही करेंगे अपने अधिकारों की लड़ाई के लिए। बाबा साहब ने यहाँ तक ये कारवां पहुँचाया था और हम इस मंच में खड़े होकर उन्हीं की बदौलत बोल रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे लग रहा है कि ये चीजें हमसे छिनती जा रही है और भारत के लोकतंत्र का गला घुटता नजर आ रहा है। तो हम सबका की ये जिम्मेदारी है कि इस लोकतंत्र को कायम करने के लिए ज्यादा से ज्यादा समाज में जागरूकता फैलाएं और तन मन धन से जैसे भी हो बाबा साहब के इस कारवां को हमने आगे बढ़ाना है, बरकरार रखना है और संविधान को संपूर्ण रूप से उसकी संविधान की रक्षा करनी है। धन्यवाद। जय भीम, जय ज्योतिबा फुले, जय